बच्चों, मेरा नाम है मनीष और मैं आज आप सब के सामने एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो कि क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो सीबीएसई बोर्ड ने मार्च 2021 के लिए सैम्पल पेपर इशू कर दिए। तो पहले का जो पैटर्न हुआ करता था और अब जो पैटर्न है उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला बदलाव ये हुआ है कि जो पहले एमसीक्यूज होते थे उनको रिमूव करके अब 1 मार्क के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा अंत तक, तो आपको क्लियर पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है और क्या क्या चेंजेस हुए। तो पहला चेंज ये हुआ है कि एमसीक्यू को हटा दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स भी रिमूव कर दिए गए हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएंगे, उसके बदले में एसेशन एंड रीजन क्वेश्चन ऐड कर दिया सीबीएसई ने। और एक नई चीज और ऐड करी है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए। मतलब कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। पूरा का पूरा सैंपल पेपर है मेरे पास इसमें। तो पहले जो होता था बच्चों, 37 क्वेश्चन आते थे टोटल। ठीक है, 10 नंबर के 1 मार्कर क्वेश्चन होते थे, एमसीक्यू होते थे, 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स होते थे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन होते थे 1 मार्कर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब केवल 10 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन थे वो 37 थे, अब जो क्वेश्चन है वो 33 हो चुके हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो टोटल 33 हो गए। यानी कि पहले जो लेंदी पेपर हुआ करता था, जो बच्चों की समस्या रहती थी कि बड़ा लेंदी पेपर है, अटेम्प्ट नहीं हो पाया हमसे, अब वो प्रॉब्लम सीबीएसई ने सॉल्व करी है। ठीक है, फिर 5 क्वेश्चन जो पहले फिल इन द ब्लैंक्स आते थे उसकी जगह पे सीबीएसई ने असर्शन रीजन जो है ऐड कर दिया है, 1 मार्कर जो है। ठीक है, सो 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन के हो जाएंगे। फिर 2 क्वेश्चन इन्होंने ऐड करें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 4-4 नंबर के हो जाएंगे। और 9 क्वेश्चन ऐड करें इन्होंने 2 मार्क्स के। पहले 5 क्वेश्चन आते थे 1 मार्कर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते थे, 7 क्वेश्चन 2 मार्कर आते थे, 7 क्वेश्चन 3 मार्कर आते थे। अब 9 क्वेश्चन 2 मार्कर होंगे और 5 क्वेश्चन 3 मार्कर होंगे। लास्ट वाला जो चीज होता था, जैसे कि 3 क्वेश्चन होते थे 5 नंबर के, वो अभी भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो टोटल जो क्वेश्चन है बच्चों वो कितने हो गए? 33 हो गए। तो अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो अब एसएसएन रीजन आ गया, इसमें ये तो टफ हो गया। बेटा, एसएसएन रीजन कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता, बल्कि अब आप लोगों के लिए अच्छी चीज ये हुई है कि 12-13 नंबर तो फ्री फंड के मिल गए आपको। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चे को अगर वो चीज लिखनी नहीं आ रही कि भाई एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता था। लेकिन अब आपके पास ये चांस है कि एसएसएन रीजन में आप फिर भी, अगर आपने बेसिक आपके क्लियर है, आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी है समझ के, तो आप एसएसएन रीजन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो अब जो ये जो नया चेंज हुआ है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, जो ये चेंजेस हुए हैं इससे बच्चों का ही फायदा होने वाला है। ठीक है, इससे बच्चों की रीजनिंग एबिलिटी बढ़ेगी, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। रटंत विद्या, जो बच्चे रट्टा लगा लेते हैं, तो उस चीज को बढ़ावा नहीं दिया गया कि भाई आप रट्टा लगा लो, रट्टा लगा के लिख दो। हाँ, रटना तो पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें, कुछ कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं करना पड़ेगा जितना पहले करना पड़ता था। ठीक है, सो पेपर लेंथी नहीं हुए, बता चुका हूं। 33 क्वेश्चन ये पहले 37 आते थे। ठीक है, अब केस स्टडी वाले क्वेश्चन में क्या इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि आंसर उसमें आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। जैसे इंग्लिश का पेपर होता है ना, उसमें आप पैसेज पढ़ते हो, पैसेज पढ़ने के बाद आपको उसमें कुछ चीजें मिलती है, तो आप उसमें से फिर आंसर लिखते हो। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने नहीं करी है, तो ये काफी बच्चों के लिए फायदा होने वाला है। तो मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि अभी आप सब बच्चे जो है, जो 2021 में पेपर देने वाले हैं मार्च में, सब बच्चे एनसीईआरटी की किताब पे जरूर से जरूर फोकस करें। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने सारा बताया कि कैसे बोर्ड का पेपर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे बोर्ड के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। तो वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी पे बच्चों बहुत फोकस करना है आपको। एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है और के सॉल्व्ड एग्जांपल और अनसॉल्व्ड एग्जांपल, और एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है ढंग से, बीच बीच में से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पढ़ना है। ग्राफ पे फोकस करना है, जितने भी एनसीईआरटी में ग्राफ है और जो मैथमेटिकली बनाए जा सकते हैं नए ग्राफ, जो कि ज्यादातर डायरेक्टली यूनिवर्सली के ही ग्राफ होते हैं। डेफिनेशन पे फोकस करना है, डिवाइस पे फोकस करना है, डायग्राम पे फोकस करना है। ठीक है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस करना है, डेरिवेशन पे और डिफरेंस पे फोकस करना है। क्योंकि ज्यादातर जो पेपर होने वाला है 70 में से, क्योंकि 30 नंबर के तो प्रैक्टिकल के ही होंगे आपके, वो तो पहले जैसा ही है। ठीक है, तो 54 प्लस मार्क्स का मैं ये कहता हूं कि ये जो मैंने ऐसे
इसको लिंक किया है, ये सारी चीजें रहेंगी। आप देख लेना चाहे पेपर कैसा भी बन जाए। 16 या उससे कम के न्यूमेरिकल होंगे और 13 नंबर तो फ्री फंड के आपको मिल गए। एसेशन रीजन और केस स्टडी के क्वेश्चन दोनों मिला के आपको 13 नंबर तो फ्री फंड के मिल गए। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा सैंपल पेपर बच्चों दिखा देता हूं। ये देखिए, ये देखिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। यहां पे एसेशन रीजन शुरू हो गया आपका। ठीक है, ये एसेशन रीजन के क्वेश्चन हो गए आपके। फिर आते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, अब केस स्टडी में क्या है कि जैसा मैंने बोला था, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी रहेगी। ठीक, तो अगर आप एनसीईआरटी रीड करते हैं तो एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है फैराडे केज के बारे में, और एक डायग्राम है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रही है। यानी अगर हॉलो चीजें होती हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो हो जाती है हॉलो चीज के अंदर। ठीक है, तो आप देखिए मैंने रेड पेन से मार किया होता है, यानी आपको ये सारा रीड करना है। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि इसको रीड करके ही आप कुछ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे यहां क्या लिखा है कि अ फैराडे केज शील्ड इज एन इंक्लोजर मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, मेटल्स होते हैं ना, तो मेटल में क्या आ गया, कॉपर आ गया। ये देखिए कॉपर आ गया, देखो मैंने मार किया, तो इसी में आंसर मिल गया आपका। थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाए। जबकि पहले क्या होता था कि फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कुछ भी लिख नहीं सकते उसमें, वो खाली छूट जाता था। लेकिन अब आप क्या है कि अब आप दिमाग चला सकते हैं। ठीक है, तो अब केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आ गए। ठीक, ये चीज इसमें ऐड हो गई है। जो पहले सीधे सीधे एमसीक्यू होते थे, अब केस स्टडी पढ़ के फिर आपको उसमें आंसर देना है। ठीक है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 4 का आपको जो आपको 4 बेस्ट अच्छे लगते हैं वो आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहला हो गया। फिर ये देखो यहाँ पे जो लाइन मैंने मार के, इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द इंक्लोजर इज जीरो। ठीक, तो देखो यहाँ पे फैराडे केज व्हेन स्ट्रक बाय लाइटनिंग इज जीरो, तो ये आंसर आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, कार प्लास्टिक बॉक्स तो होता नहीं है, लाइटनिंग रॉड मेटल रॉड। ठीक है, तो इसमें से बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से अगर किसी बच्चे ने इसको थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ लिया इसको ढंग से, तो आंसर दे सकता है। ठीक है, यही चीज इसमें भी है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो डायमंड वाला जो है एप्लीकेशन, ये भी एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें ये जो मैंने रेड पेन से मार्क किया है वो इस आंसर को के साथ लिंक होती है इंफॉर्मेशन, और आप इस क्वेश्चन का आंसर इससे क्लियरली दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप लोगों ने डायमंड 10th क्लास में भी पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 10th क्लास में पढ़ा हुआ। तो जिस बच्चे को ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का और डेंसर मीडियम का, तो एयर का कम होता है, डेंसर मीडियम का ज्यादा होता है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर दे सकते हैं आप, ये इट हैज अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक्सट्राऑर्डिनरी स्पार्कल ऑफ सुटेबल कट डायमंड इज दैट इट हैज अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देख रहे हैं, तो ये चीजें आपके हक में जाने वाली है बच्चों। ठीक है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, ये चीज हक में जाने वाली है। ठीक है, बाकी वही देखिए, जैसा मैं बोलता हूं ग्राफ पे फोकस है और डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, ये रिलेशन पूछा हुआ है दोनों के बीच में, यानी थ्योरेटिकल बेस। ये डिवाइस के बारे में आया हुआ है, फॉरवर्ड बायस, पी इंजेक्शन डायोड। ठीक है, ये न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, ये भी न्यूमेरिकल पूछा, और 1 नंबर वाले में भी न्यूमेरिकल थी। ये डायग्राम पूछा हुआ है, ये डेफिनेशन पूछी हुई है, इसके साथ साथ रिलेशन पूछा हुआ है। तो पेपर का जो पैटर्न है वो पहले जैसा ही रहने वाला है, बस 2 चीजें इन्होंने ऐड कर दी, एक तो असर्शन रीजन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऐड कर दिए। बाकी सारी चीजें पहले की तरह ही रहने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। इसमें भी देखिए ग्राफ स्केच, ग्राफ पूछा हुआ है। फिर से देखिए ड्रॉ कर रहा है आपको प्लॉट, जैसा मैंने ऊपर यहां पे बताया, बिल्कुल सारी चीजें वैसे ही पैटर्न पर आ रही हैं। देख रहे हैं, इसी पैटर्न पे पेपर रहेगा हमेशा, सालों से देखता आ रहा हूं मैं। और यहां पर भी देखिए फिर से डेरिवेशन, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस पूछी हुई है। ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है वो पूछी हुई है। फिर से डेरिवेशन आई हुई है यहां पे देखिए, फिर से डेरिवेशन पूछी हुई है। फिर देखिए डिफरेंस पूछा हुआ है। ठीक, फिर से देखिए स्टेटमेंट पूछी हुई है, और डिराइव करना हमें, रीजनिंग लिखनी है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, ये वाला क्वेश्चन भी। तो एनसीईआरटी पे स्पेशल फोकस कर रहा है, और 10 साल के 20 साल के पेपर अगर आप लगा लेते हैं
तो गारंटी है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, चाहे एसेसिनेशन के क्वेश्चन हो, चाहे चाहे केस स्टडी वाले क्वेश्चन हो, लेकिन आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे अगर आप 10 से 20 साल के पेपर कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे डेरिवेशन पूछी हुई है, डिराइव्ड एक्सप्रेशन पूछा हुआ, और ये पहले भी बहुत बार आए हुए हैं। फिर से देखिए डिवाइस आया है, एसी जनरेटर, जैसा कि मैंने कहा यही पैटर्न रहने वाला है। देख रहे हैं बच्चों, फिर से ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें भी रीजनिंग ही देनी है आपको, समझ गए? तो अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा जगहों पे शेयर करें।